होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को पूरी इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। आप इससे रिवीजन वीडियो भी समझ सकते हैं और अगर आप ये एक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो जो लोग भी राजस्थान जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में मेंस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को। सबसे पहले तो इसके बेसिक्स देख लेते हैं और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर इस एक्ट को क्यों लाया गया वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर को रिहैबिलिटेट कर सके इसलिए, रिफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर, ऑफेंडर को रिफॉर्म कर सके, उसे बदल सके, उसके अंदर जो क्रिमिनल माइंड है या फिर हम ऐसा कहें जो उसके अंदर जो भी कुछ गिल्टी है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है। एंड प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑफेंडर इनटू क्रिमिनल्स। अब यहाँ से कन्वर्जन ऑफ ऑफेंडर इनटू क्रिमिनल्स यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम किसी ऑफेंडर को अगर उसने बहुत ऐसे ग्रीवियस ऑफेंस नहीं किया है, मान लो कि चोरी करी है 3,000-2,000 रुपए की और उसको उठा करके ऐसे जेल में डाल देंगे, तो ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी एक तरीके से और फिर वो दूसरे क्रिमिनल्स के साथ मिल करके जेल में, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब दूसरे क्रिमिनल्स के साथ मिलेगा तो वो उससे उसका माइंड इन्फ्लुएंस हो सकता है, सुधरने के बजाय वो और बिगड़ सकता है। इसीलिए इस एक्ट का मोटिव यही है कि हम ऑफेंडर्स को सुधार सकें, रिफॉर्म कर सकें, रिहैबिलिटेट कर सकें और उनको क्रिमिनल बनने से बचा सकें। बेसिक्स क्या है इस एक्ट के, टोटल इसमें 19 सेक्शंस हैं, कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। एनैक्टमेंट डेट है इसकी 16 मई 1958। क्या है एनैक्टमेंट डेट? 16 मई 1958। और राजस्थान में ये कब फोर्स में आया था? वो 1 अक्टूबर 1962 में। हर एक स्टेट में अलग अलग दिन पर ये फोर्स में आया था, लेकिन हम स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर राजस्थान की आपको एनफोर्समेंट डेट बताई है, विच इज 1 अक्टूबर 1962। तो ये दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसे याद रखना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। ये सबसे पहले शुरू करते हैं कि किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि उस एक्ट का एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन क्या है, यानी कि कहाँ तक वो एक्ट अप्लाई हो रहा है और कहाँ वो एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ये दोनों चीज़ें इंट्रोडक्शन होता है एक्ट का समझने के लिए पूरी तरीके से। तो अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन हम सबको पता है कि सेक्शन 1 में दिया हुआ है। क्या है वो? सेक्शन 1 में कहता है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये हम सब जानते हैं, ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया पे ये एक्सटेंड करता है। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स in a state on such date as the state government may by notification in official gazette appoint and different dates may be appointed for different parts of the state। वही मैंने आप लोग को बताया कि different parts के state, मतलब state के parts में अलग अलग दिन पर ये enforce में आया था। तो हम लोगों को स्पेसिफिकली राजस्थान के लिए पढ़ना है, इस वजह से राजस्थान की डेट मैंने यहाँ पर लिखी है। अच्छा, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। एप्लीकेशन का हमारे पास हो गया एक सेक्शन 1। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन के लिए हमारे पास हो गया सेक्शन 1, जो कि एक्सटेंट बताता है कि कहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। अब हम बात कर लें नॉन एप्लीकेशन की, कहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड नहीं करेगा, तो वो हमें 2 सेक्शन बताया है, सेक्शन 18 में और सेक्शन 19। एप्लीकेशन के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 1। नॉन एप्लीकेशन के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 18 एंड 19। 2 सेक्शन है नॉन एप्लीकेशन के लिए। अब इन दोनों सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो सेक्शन 18 कहता है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897। यानी कि इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इफेक्ट नहीं डालेगा। किस पर? सेक्शन 18 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो नो इफेक्ट ऑन सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, ये इस वाले एक्ट के सेक्शन 31 पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। सबसे पहले सेक्शन 18 में ये बात करी गई। दूसरी बात क्या कही गई है? और सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है
कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तीसरा एक्ट हमें क्या बताया हुआ है, or of any law in force in any state relating to juvenile offenders or Boster school। अगर कहीं पर juvenile offenders और Boster school का कोई प्रोविजन लागू है तो वहां पर भी ये एक्ट का कोई काम नहीं, ये एक्ट वहां पर लागू नहीं होगा। सो जुवेनाइल ऑफेंडर्स आई कैन राइट हियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा सेक्शन 31 रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट पे, सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे, और जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बॉस्टर स्कूल्स का अगर कहीं पर है कोई लॉ तो वहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का कोई काम नहीं है। सेक्शन 18 ये कहता है। ठीक है, अब सेक्शन 19 क्या कहता है, तो अगर आप देखेंगे तो आपके बेयर एक्ट में अगर नई बेयर एक्ट है तो उसमें आपका अमेंडमेंट दिया होगा नीचे, और अगर नई बेयर एक्ट नहीं है तो उसमें अमेंडमेंट नहीं दिया होगा तो उसको काट करके जहां सेक्शन 562 लिखा है वहां पर आप काट करके 360 लिख लें। हालांकि अगर नहीं है तो नीचे लिखा होगा, लेकिन फिर भी आप काट करके सेक्शन 360 लिख सकते हैं। तो सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 360 ऑफ द कोड डू नॉट अप्लाई इन सर्टन केसेस। सेक्शन 360 ऑफ द कोड कौन सा कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी। सेक्शन 360 सीआरपीसी कुछ सर्टन केसेस में अप्लाई नहीं होता है। वो सर्टन केसेस कौन से हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 सेक्शन 360 सीआरपीसी of the code shall cease to apply to the state or parts thereof in which this act is brought into force। कहता है कि सेक्शन 360 सीआरपीसी जो है वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई करता है। सेक्शन 19 में क्या बताया कि सेक्शन 360 जहां पर अप्लाई कर रहा है वहां पर ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नहीं सेक्शन 360 ये सॉरी सेक्शन 19 ये कह रहा है कि सेक्शन 360 वहां पर अप्लाई करना बंद कर देगा जहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई करता है। उल्टा बोला मैंने, सेक्शन 360 जहां पर अप्लाई नहीं कर रहा है वहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई होगा। ऐसे समझो, इसमें लिखा है सेक्शन 360 शैल सीज टू अप्लाई। सेक्शन 360 वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अप्लाई हो रहा है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ, फिर से समझते हैं। सेक्शन 19 में ऐसा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18। सेक्शन 360 सेक्शन 562 लिखा है, आपकी नई बेयर एक्ट है तो उसमें भी सेक्शन 562 लिखा है, लेकिन वो नहीं पढ़ना है हमें, सेक्शन 360 पढ़ना है। सेक्शन 360 कहता है सेक्शन 360 ऑफ द कोड शैल सीज टू अप्लाई, वहां पर अप्लाई नहीं होगा टू द स्टेट्स और पार्ट्स देयर ऑफ इन विच दिस एक्ट इज ब्रॉट इनटू फोर्स। जहां पर ये एक्ट अप्लाई कर रहा है वहां पर सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? जहां पर सेक्शन 360 जहां पर ये एक्ट अप्लाई कर रहा है वहां पर सेक्शन 360 सीआरपीसी अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सेक्शन 1 है और नॉन एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सेक्शन 18 एंड 19 है। अब हम बात करते हैं आगे एक्ट की, सेक्शन 3 से शुरू करते हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग डेफिनेशंस में क्या है। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स कोड मीन्स, 2A कहता है कोड मीन्स दैट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 इसमें दिया हुआ है, लेकिन उसको अमेंडमेंट आप करके लिखेंगे तो वो 1973 का जो अभी कोड हमारा लागू है उसके बारे में ये बात कर रहा है। सीआरपीसी 1973 की बात कर रहा है। तो जहां कहीं भी इस एक्ट में कोड लिखा है तो आप उसको समझेंगे सीआरपीसी। 2B कहता है प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बताता है, जो कि कहता है मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में जो प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बात करी गई है वो यहाँ पर बताया हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। कुछ भी वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो यहाँ पर डिफाइंड यूज किए गए हैं लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं किए गए हैं, एंड डिफाइंड इन सीआरपीसी, लेकिन सीआरपीसी में उसको डिफाइन किया गया है, शैल हैव द मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू दैट। जो उस कोड में जो मीनिंग्स उस वर्ड की हैं जो यहाँ पर यूज किए गए हैं लेकिन उसका मतलब नहीं बताया गया है,
ठीक है, जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज किए गए लेकिन उसका मतलब नहीं बताया गया, लेकिन सीआरपीसी में बताया गया, तो हम सीआरपीसी से उसका मीनिंग उठाएंगे और यहाँ पर उसको समझेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 की, सेक्शन 4 की और सेक्शन 5 की। सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 हमें कोर्ट के पावर्स के बारे में बताता है। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 3 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि कुछ ऑफेंडर्स को वो सर्टेन एडमोनिशन दे करके छोड़ सकते हैं। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, डांट दिया, फटकार दिया, बता दिया कि ये जो गलती आपने की है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कोर्ट जो है एडमोनिशन पे छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ सकता है, वो उनके डिस्क्रिप्शन पर है। तो अब यहाँ कैसे सारी कहानी शुरू हुई वो देखना है। When any person is found guilty of having committed an offence punishable under section 379, section 380, section 381 और 404 और 420 of Indian Penal Code IPC, क्या है, सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381, सेक्शन 404 एंड सेक्शन 420 IPC। 379, 380, 404, 420 ये IPC के कुछ सेक्शंस हैं। अगर यहाँ पर 381 भी है, अगर इसमें का कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई पर्सन गिल्टी पाया गया है, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years और विद फाइन और विद बोथ, और या फिर कोई ऐसी इम्प्रिजनमेंट है जो कि 2 साल से कम की है, 2 साल से कम की, अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी जो सजा है वो 2 साल से कम की है, या सिर्फ फाइन है या फिर दोनों चीजें, यानी 2 साल से कम की इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी, अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ। आईपीसी के अंडर भी कह रहा है और किसी दूसरे लॉ के अंडर भी बात कर रहा है। एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन भी नहीं था, उसको प्रीवियसली भी, पहले भी किसी चीज के लिए, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया। सो क्या पॉइंट आ गया, नो प्रीवियस कन्विक्शन, कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी उसके खिलाफ नहीं था। एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन दैट, और जिस कोर्ट ने उसको गिल्टी पाया इन सारे सेक्शंस के अंडर या फिर ऐसे, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट का ऐसा ओपिनियन बनता है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सबसे पहले कोर्ट क्या देखेगी, सर्कमस्टांसेस देखेगी केस की, कि कोई भी ऑफेंस अगर इनमें से उसने कमिट किया है और अगर बहुत ही ग्रूसम तरीके से किया है तो कोई मतलब ही नहीं बनता एडमोनिशन पे छोड़ने का या गुड कंडक्ट पे छोड़ने का, कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले रिगार्ड में लेने की जरूरत क्या है, कोर्ट सबसे पहले क्या एक्नॉलेज करेगी, केस के सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। क्या क्या, circumstances of the case, circumstances, nature of the offense, कैसा ऑफेंस, किस नेचर का ऑफेंस उसने कमिट किया है, और कैरेक्टर, ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है। ये सारी चीजें जब कोर्ट रिगार्ड में लेगी, उसके बाद इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू, अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है, एक्सपीडियंट का मतलब है नेसेसरी, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, तो फिर दूसरे किसी लॉ में चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर कोर्ट ने ये ओपिनियन फॉर्म कर लिया है कि हाँ भाई ठीक ठाक बंदा है, नेचर ऑफ द ऑफेंस इतना ग्रीवियस नहीं है, केस के सर्कमस्टांसेस भी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, संभाला जा सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम फॉर एनी पनिशमेंट, तो उसको सेंटेंस देने के बजाय और रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है और प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे भी लग रहा है कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडमोनिशन की जरूरत है, तो एडमोनिशन दे करके उसे छोड़ देगी, ड्यू एडमोनिशन दे करके उसे छोड़ देगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लो, जो एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है, आई होप आप लोग बेरक लेकर के बैठे हैं, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन
shall include any previous order made against him under this section और section 4। जो previous conviction हम कह रहे हैं कि अगर previous conviction नहीं होगा तभी उसे ड्यू एडमोनिशन पर छोड़ा जाएगा। मतलब ये तो प्लस में आ गया ना, ये एंड है, ध्यान रखना, ये और नहीं है। मान लो कि 400 BC के लिए उसको किया गया, ठीक है, उसको गिल्टी पाया गया, तो ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई प्रीवियस कन्विक्शन था या नहीं था। अगर नहीं था तो ठीक है, एडमोनिशन पर छोड़ देंगे, लेकिन अगर था तो फिर नहीं छोड़ सकते एडमोनिशन पर। तब हो सकता है कि प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट पे मे भी छोड़ दें, ठीक है। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है। तो ये एंड है, इस चीज का ध्यान रखना, ये और नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंड है, एंड का इस्तेमाल किया गया है, ये या एंड दिस, ये एंड दिस, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर कोर्ट रिगार्ड में इन तीनों चीजों को लेगी और उसके बाद अगर उसे ऐसा लगता है, ऐसा ओपिनियन कोर्ट फॉर्म करती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उसे छोड़ देगी आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे कि ये प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब क्या है। प्रीवियस कन्विक्शन का ये मतलब है कि अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर भी उसको कभी कन्विक्ट किया गया है, अगर सेक्शन 3 मतलब अगर उसको पिछली बार अगर एडमोनिशन पे भी छोड़ा गया था या प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर भी छोड़ा गया था, तो उसको कन्विक्शन ही माना जाएगा, ठीक है, उसको कन्विक्शन ही माना जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये ना हो कि उसको इन दोनों सेक्शंस के अंडर भी उसको गिल्टी ना पाया गया हो, इन दोनों सेक्शंस के अंडर भी उसको रिलीज ना कर दिया गया हो। तभी अगर ये दोनों सेक्शंस भी नहीं लगे हैं उसके ऊपर पिछली बार, तो हम कहेंगे कि कोई प्रीवियस कन्विक्शन उसके ऊपर नहीं है, तो हम उसको ड्यू एडमोनिशन पर रिलीज कर देंगे। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अब प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ना है तो क्या होता है, क्या कहानी है। व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी, कोई भी पर्सन अगर गिल्टी पाया गया है ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, तो डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तो खत्म हो गया, इसकी बात ही नहीं करनी अब हमें यहाँ पर। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट ये है, तो उसको तो गुड कंडक्ट पर कहीं से नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी is of opinion that having regard to the circumstances of the case including the nature of the offense and character of the offender, ये सारी चीजें भी यहाँ पर लागू हो रही हैं। It is expedient to release him on probation of good conduct, नेसेसरी है, ऐसा लग रहा है, मैंडेटरी है कि इसको ठीक है प्रोबेशन पर, गुड कंडक्ट के प्रोबेशन पर छोड़ देना चाहिए, छोड़ देगी कोर्ट। Then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may instead of sentencing him, तो बाकी लॉ में क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट ने एक बार ओपिनियन फॉर्म कर लिया है कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, और ये सारी चीजें उन्होंने देख ली है और उनको ऐसा लगता है मैंडेटरी है कि छोड़ दो, चलो ठीक है सुधर जाएगा, तो कोर्ट जो है वो रिलीज करेगी। सेंटेंस करने के बजाय क्या करेगी, एट वंस टू एनी पनिशमेंट डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज्ड ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों सेक्शंस में। सेक्शन 3 में कोई बॉन्ड नहीं भरवाया जा रहा, बॉन्ड की बात कहाँ हो रही है, सेक्शन 4 में हो रही है। तो यहाँ पर बॉन्ड आएगा सबसे पहले, जो कि विद भी हो सकता है और विदाउट श्योरिटीज भी हो सकता है, ठीक है। बॉन्ड भरवाया जाएगा, छोड़ने से पहले आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा। टू अपेयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। क्यों बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि जब आपको कोर्ट में बुलाया जाए आप उपस्थित हो, और अगर आप जो बॉन्ड भराया गया है उसके कॉन्ट्री अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप गिल्टी पाए गए थे उसके लिए आपको सेंटेंस कर दिया जाएगा। और ये प्रोबेशन पीरियड होता कितने समय का है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का होता है, इससे ज्यादा का आप समय नहीं, इससे ज्यादा का आप प्रोबेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। As the court may direct and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। वही मैं कह रही हूँ ना कि बॉन्ड में क्या होता है बेसिकली, जब कोई भी कोर्ट जो है अगर गुड कंडक्ट पर छोड़ रही है तो वो यही कह के छोड़ेगी कि आप पीस मेंटेन करेंगे सोसाइटी में और अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा बिहेवियर रखेंगे, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज। अब प्रोवाइजो देखो क्या लिखा है कि कोर्ट जो है ये रिलीज डायरेक्ट नहीं करेगी ऑफेंडर की unless it is satisfied that the offender or his surety
देखो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ऑफेंडर और उसकी श्योरिटी जो है, जिसने भी उसकी श्योरिटी दी है, इफ या तो ऑफेंडर या तो श्योरिटी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी है तो भी चलेगा. इफ any has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction. या तो ऑफेंडर या तो श्योरिटी. फिक्स्ड प्लेस है. अबॉर्ड का क्या मतलब है, आसान भाषा में अगर कहूं तो रेजिडेंस, ठीक है. ऑक्यूपेशन कोई फिक्स्ड है, और ये है कहाँ, जहां पर कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है वहां पर होना चाहिए. चाहे ऑफेंडर का हो चाहे श्योरिटी का हो, अगर दोनों का है तो भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का है तो भी चलेगा, ठीक है. तभी यहां पर और लिखा हुआ है. और इन विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर्स इनटू द बॉन्ड. या फिर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन वाले एरिया में ही वो 3 साल तक रुका हुआ है तो भी एक बार मान लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आप 3 साल तक भी उस एरिया में रुके हुए प्रोबेशन पर जब तक आप हो तो भी चलेगा. तो ये 3 चीजें क्या हो गई, फिर से एक बार समझते हैं. कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है तो कोर्ट जो है वो बॉन्ड भरवाएगी. कोर्ट को अगर ऐसा लगता है नेसेसरी है, ये सारी चीजें देखने के बाद, सर्कमस्टांसेस, नेचर, कैरेक्टर देखने के बाद, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है छोड़ देना चाहिए प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट में, तो 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है. लेकिन प्रोवाइजो क्या है कि उसका फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए या अबॉर्ड होना चाहिए. ऑक्यूपेशन उसका एक फिक्स जगह पर होना चाहिए कि इसी जगह पर वो किसी ऑफिस वगैरह में जाता है. ये दोनों चीजें कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होनी चाहिए, या फिर वो 3 साल तक जो है, तीनों चीजें एक्चुअली कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होनी चाहिए, या फिर जब तक वो प्रोबेशन में है तब तक वो इन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में किसी भी जगह पर वो रह रहा हो, ठीक है. बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, अब ये प्रोविजो नहीं है, हम सबसेक्शन 2 पढ़ रहे हैं. बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, कोई भी ऑर्डर देने से पहले द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस. कोर्ट क्या करेगी, सबसेक्शन 1 में कोई भी ऑर्डर देने से पहले सबसे पहले वो रिपोर्ट को कंसिडरेशन में लेगी, जो कि वो रिपोर्ट कौन देगा, हमारा प्रोबेशन ऑफिसर. कंसिडरेशन में लेगी रिपोर्ट को, जो कि हमारा प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट देगा, ठीक है. When an order, अब subsection 3, when an order under subsection 1 is made, the court may, if it is of opinion that in the interest of the offender, जब order subsection 1 में दे दिया गया और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ऑफेंडर के इंटरेस्ट में है एंड ऑफ द पब्लिक, और पब्लिक के भी इंटरेस्ट में है, दैट इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू. इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर, तो वो साथ साथ जो है एक सुपरविजन ऑर्डर भी पास करेंगे, डायरेक्टिंग दैट ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर नेम्ड इन द ऑर्डर. तो ये सुपरविजन ऑर्डर क्यों होता है, जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसके सुपरविजन में ऑफेंडर को रखने के लिए, उसके मतलब अब कुछ भी अगर वो बंदा कर रहा है जिसको प्रोबेशन पे रिलीज किया गया है, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर सुपरवाइज करेगा. ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर. लेकिन ये जो सुपरविजन ऑर्डर जो होता है वो 1 साल तक का ही होता है, 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता. तो ये जो सुपरविजन हमारा ऑर्डर है ये हमारा 1 साल तक ही होता है, ठीक है. As may be specified therein, and may in such supervision order impose such condition as it deems necessary for the due supervision of the offender. वही मैंने कहा ना, सुपरविजन ऑर्डर में कुछ कंडीशंस लिखी होंगी कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते. बेसिकली उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आप इंटॉक्सिकेट नहीं करेंगे खुद को, शराब नहीं पियेंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे, ये सारी चीज़ें सुपरविजन ऑर्डर में लिखी होती हैं. Subsection 4 says the court making a supervision order under subsection 3 shall require the offender before he is released to enter into a bond. अब कोर्ट जो है जो सुपरविजन ऑर्डर बना रही है वो ज़रूरी है कि उसको रिलीज करने से पहले उसको बॉन्ड में एंटर कराया जाए विद और विदाउट श्योरिटीज, टू ऑब्जर्व द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर एंड सच एडिशनल कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस, abstention from intoxicants or any other matter as the court may having regard to particular circumstances consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offences by the offender.
तो एक बॉन्ड में वही बात है कि बॉन्ड में एंटर करवाएगी, क्यों एंटर करवा रही है, ताकि वो इंटॉक्सिकेंट्स से दूर रहे, ठीक है, कुछ लोगों से दूर रहे, ताकि फ्यूचर में वो कोई क्राइम ना कमिट करे जब तक वो प्रोबेशन पीरियड पर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करी जाएंगी, देखा जाएगा। Subsection 5 says the court making a supervision order under subsection 3 shall explain to the offender terms and conditions of the order. जो कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर बना रही है सबसेक्शन 3 में, वो एक्सप्लेन करेगी सारे टर्म्स और कंडीशंस जो उस ऑर्डर में दिए गए हैं। एंड शैल forthwith furnish one copy of the सुपरविजन ऑर्डर, और उस सुपरविजन ऑर्डर की एक कॉपी ईच ऑफ द ऑफेंडर को दी जाएगी, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ऑफेंडर है तो उनको दी जाएगी, श्योरिटी को दी जाएगी। ये इमीडिएटली होता है, फोर्थविथ का मतलब है इमीडिएटली, जैसे ही उसको दिया, प्रोबेशन पे दिया गया, सुपरविजन ऑर्डर लगाया गया, वैसे ही आपको जो है कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, इफ़ एनी एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न। किसको किसको दी जा रही है? ऑफेंडर को दी जा रही है, श्योरिटी को दी जा रही है, और अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर है तो उसे भी दी जा रही है। ये 3 लोगों को दिया जा रहा है। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर टू पे कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट। अब देखो इसमें क्या है कि कॉम्पनसेशन भी कोर्ट जो है वो ले सकती है। अगर सेक्शन 3 और 4 के अंडर उसको मतलब रिलीज किया गया तो भी कॉम्पनसेशन कोर्ट ले सकती है। सो द कोर्ट रिलीजिंग अंडर सेक्शन 3 और 4, कोर्ट ने अगर रिलीज कर दिया सेक्शन 3 और 4 के अंडर, मे एट द सेम टाइम मेक अ फर्दर ऑर्डर, उसी समय रिलीज करते समय एक फर्दर ऑर्डर कोर्ट देगी डायरेक्टिंग द ऑफेंडर टू पे, क्या पे करने के लिए? रीजनेबल कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और इंजरी कॉज टू एनी पर्सन। क्या चीज? रीजनेबल कॉम्पनसेशन, ना कम ना ज्यादा, रीजनेबल कॉम्पनसेशन उस पर्सन को जिसको इंजरी कॉज हुई। कुछ ना कुछ इंजरी, अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो कुछ ना कुछ किसी को कोई इंजरी कॉज हुई होगी, तो उसका रीजनेबल कॉम्पनसेशन दे दो भैया। एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, तो ये एंड है, ध्यान रखना, ये एंड और के बारे में ध्यान रखा करो, क्योंकि दोनों यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई प्रीवियस कन्विक्शन और वो नहीं होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी है, रीजनेबल कॉम्पनसेशन तो आपको देना ही है, साथ साथ आपको प्रोसीडिंग्स की जो कॉस्ट है, जो खर्चा हुआ है कोर्ट का, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी रीजनेबल होता है। एंड the amount paid under subsection 1 is recovered as fine with accordance of section 421 and 422 of the code. तो जो अमाउंट यहाँ पर पे किया जाएगा वो एज अ फाइन रिकवर किया जाएगा, एज फाइन, कि हम ऐसा मानेंगे कि ऑफेंडर ने फाइन भरा है अंडर सेक्शन 421 एंड सेक्शन 422 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। सेक्शन 421 सेक्शन 422 ऑफ सीआरपीसी इस सेक्शन में इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे के सेक्शंस देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया। थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया था सेक्शन 19 में, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। हो जाता है कभी कभी, 3-4 बार जब एक चीज़ पढ़ लो ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि समझ रहे हो ना, अगर नहीं भी समझ रहे हो तो प्लीज समझो, ठीक है। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जो कि गिल्टी पाया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, जिसकी एज जो है वो 21 ईयर्स से कम की एज, जब आप समझ रहे हो कि छोटा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। सो एनी पर्सन अंडर 21 फाउंड गिल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इम्प्रिजनमेंट है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है, वो चाहे फिर 20 साल का हो, 18 साल का हो, उसने बहुत ही ग्रीवियस ऑफेंस कमिट किया है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो नहीं है, ठीक। द कोर्ट शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट, तो कोर्ट जो है उसे इम्प्रिजनमेंट के लिए सेंटेंस नहीं करेगा, अनलेस हैविंग रिगार्ड टू circumstances of the case, nature of the offense and character of the offender। क्या देखेगा कोर्ट? केस के सर्कमस्टांसेस देखेगा, ऑफेंस का नेचर कैसा है, कितना सीरियस है, कितना पेटी ऑफेंस है, ये सारी चीजें कोर्ट देखेगा, और ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो जो उसने ऑफेंस कमिट किया उसके लिए वो गिल्टी फील कर रहा है अपने माइंड में, उसे लग रहा है कि उसने गलती करी है, अगर वो अपनी गलती मान रहा है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें कोर्ट देखने के बाद it would not be desirable to release him under section 3 और 4। ये सब देखने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं देना चाहिए, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि उसको
सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं देना चाहिए। एंड नाउ इफ द कोर्ट पासिस एनी सेंटेंस, और कोर्ट जो है उसके खिलाफ कोई सेंटेंस पास कर देता है, शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डूइंग सो, तो कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों इतने छोटे, मतलब इतने छोटे बच्चे को, बच्चा ही कहेंगे हम उसे, इतने छोटे बच्चे को क्यों सजा दी गई। ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है द कोर्ट शैल कॉल फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को मंगवाएगा, एंड कंसिडर दैट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को कंसिडर करेंगे, रिलेटिंग टू द कैरेक्टर एंड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, और इसमें जो पर्सन है उसका कैरेक्टर देखा जाएगा, उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन देखी जाएगी ऑफेंडर की। तो इस सेक्शन में आई रियली डोंट होप कि और कुछ इंपॉर्टेंट है, बस यही है इस सेक्शन में। सेक्शन 7 सीधी सी बात कहता है, सेक्शन 7 कहता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में जो रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर दे रहे हैं, और सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में, क्योंकि यही दोनों सेक्शन अभी हमने पढ़े जहाँ प्रोबेशन ऑफिसर रिपोर्ट दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होगी, सीक्रेसी से उसे रखा जाएगा, उसे किसी को दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। लेकिन इसका भी प्रोवाइजो है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी है। सो द कोर्ट में कम्युनिकेट द सब्सटेंस टू द ऑफेंडर, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नेसेसरी है देना, उसको सब्सटेंस बताना, इस रिपोर्ट में क्या चीजें लिखी हुई हैं, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऑफेंडर को बताना जरूरी है, नेसेसरी है, पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार इसको। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट सो थिंग्स फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द ऑफेंडर, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है ज़रूरी है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इसको बताना ज़रूरी है क्या लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में, तो कोर्ट बता देगी उसे। एंड मे गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी, और उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, ऑफ प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस एज मे बी रेलिवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट, और उसे मौका दिया जाएगा कि अगर कुछ एविडेंस है जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अगर उसको रिबट करने के लिए तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, ठीक है, तो आप उसको पेश करें कोर्ट के सामने। अगर लेकिन कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि मे लिखा हुआ है, शैल कहीं नहीं लिखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 कहता है वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन, अगर प्रोबेशन में कुछ, प्रोबेशन की कंडीशंस में यानी कि बॉन्ड की कंडीशंस में अगर वेरिएशंस करने हो तो क्या होगा। सबसे पहले सबसेक्शन 1 कहता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, किसकी एप्लीकेशन पर हो रहा है, प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पर हो रहा है। इफ इट इज एक्सपीडियंट टू वेरी द कंडीशन, अगर कोर्ट को ऐसे नेसेसरी लग रहा है, मैंडेटरी लग रहा है कि कंडीशंस को वेरी करना, कुछ चेंज करना उसमें जरूरी है, ऑफ द बॉन्ड एंटर्ड बाय द ऑफेंडर, तो ये कंडीशंस कहाँ चेंज करी जा रही है, बॉन्ड भी चेंज करी जा रही है। व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव, जब बॉन्ड इफेक्टिव है। वेरी द बॉन्ड बाय, अब बॉन्ड वेरी कैसे हो रहा है, बाय एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड किया जा रहा है उसको, देखो एक्सटेंड किया जा रहा है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, 3 का 4 नहीं कर सकते, 3.5 साल नहीं कर सकते। अगर 2 है तो आप 3 कर दो, ठीक है, तो आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन 3 साल ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो वेरी कैसे करेंगे, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, भाई अगर 3 साल का दिया है और अगर बंदा अच्छा बिहेव कर रहा है, अच्छे बिहेवियर का है, तो उसको 2 साल का कर दिया या 1 साल का कर दिया, ऐसे डिमिनिश कर सकते हैं। ऑल्टरिंग द कंडीशंस और इंसर्टिंग अ न्यू कंडीशन, तो 4 चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है बॉन्ड बट नॉट मोर देन 3 years, ठीक है, 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। डिमिनिश हो सकता है, कुछ कंडीशंस ऑल्टर कर सकते हैं, कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं कंडीशंस में, या फिर न्यू कंडीशंस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू कंडीशन आप इंसर्ट कर सकते हैं बॉन्ड में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोवाइजो कहता है नो वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑब्वियसली कि कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा बगैर ऑफेंडर को सुने हुए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। इफ द श्योरिटी रिफ्यूजेस टू गिव कंसेंट, अब जो है बॉन्ड को कुछ वेरी किया गया, ठीक है, कुछ वेरी किया जा रहा है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि श्योरिटी जो है वो कंसेंट ही नहीं दे रहा, मान लो श्योरिटी ने कंसेंट ही नहीं दिया, द कोर्ट में रिक्वायर द ऑफेंडर, तो जब श्योरिटी ने कंसेंट नहीं दिया तो अब कोर्ट क्या करेगा, ऑफेंडर से कहेगा
कि या तो तुम फ्रेश बॉन्ड भर लो, नया बॉन्ड भरो, नया श्योरिटी लेकर के आओ, क्योंकि तुम्हारा जो श्योरिटी है अब कंसेंट नहीं दे रहा, ठीक है, तो या तो तुम नया बॉन्ड भर लो। और अगर अब वो ऐसा नहीं करता है, नया बॉन्ड नहीं भरता है, तो मे सेंटेंस हिम टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस ही वाज फाउंड गिल्टी, तो उसको उस ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर देंगे जिस ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी पाया गया था। या तो वो फेल हो जाता है या रिफ्यूज कर देता है कि नया बॉन्ड नहीं भरेगा ऑफेंडर, तो अब वो क्या होगा, उसको सेंटेंस कर देंगे इम्प्रिजनमेंट के लिए, जो उसका ओरिजिनल ऑफेंस था उस इम्प्रिजनमेंट के लिए उसको सेंटेंस कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है इफ द प्रोबेशन ऑफिसर गिव्स एन एप्लीकेशन दैट द कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर इज गुड, अब फिर से एप्लीकेशन दिया प्रोबेशन ऑफिसर ने कि कंडक्ट जो है वो इसका अच्छा है, ठीक है, ऑफेंडर का, एंड ही शुड नॉट बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन, और उसको अब सुपरविजन में रखने की जरूरत नहीं है। डिस्चार्ज द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय है, तो प्रोबेशन ऑफिसर के कहने पर एप्लीकेशन लगाने पर कोर्ट जो है डिस्चार्ज कर देगी बॉन्ड को, जो भी उसके ऊपर लगाया गया था, जो मतलब जो बॉन्ड उसने एंटर किए थे। ये तो हो गई हमारे सेक्शन 8 की बात। सेक्शन 9 कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। अब ये भी बात आती है कि अगर बॉन्ड तो चलो भरवा लिया गया, अब उस बॉन्ड के हिसाब से वो इंसान काम ही नहीं कर रहा, वो ऑफेंडर उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा, तब क्या प्रोसीजर होगा। सो कोर्ट पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 4 एंड हैज रीजन टू बिलीव, और रीजन टू बिलीव है ऑन द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अदरवाइज, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर या फिर अदरवाइज, यानी खुद को उनको ऐसा लग रहा है या फिर प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट लगा दी। द ऑफेंडर हैज फेल्ड, ऑफेंडर फेल हो गया है, वो नहीं कर पाया बॉन्ड के जो कंडीशंस थे उसको वो फुलफिल नहीं कर पाया। इट मे इशू अ वारंट फॉर अरेस्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरेस्ट वारंट जो है वो इशू कर दिया जाएगा अगर फेल हो गया करने में। और इशू समन, समन भी इशू हो सकते हैं, अरेस्ट वारंट भी हो सकता है, समन भी हो सकता है, ठीक। एंड हिज श्योरिटीज अटेंड बिफोर इट एट सच टाइम स्पेसिफाइड इन द समन, तो देखो समन किया जाएगा, किसको किसको समन इशू किया जाएगा, अरेस्ट वारंट तो केवल उसके लिए है ऑफेंडर के लिए, लेकिन ये दोनों लोगों के लिए है, आपके ऑफेंडर के लिए भी है और श्योरिटीज के लिए भी है। और ये समन इशू क्यों किया जाता है, समन क्यों इशू किया जाता है, उसको कोर्ट में बुलाने के लिए, तो कोर्ट में बुलाने के लिए जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है समन्स में, उस समय पे बुलाने के लिए दोनों को जो है समन इशू किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है तो कोर्ट में ईदर रिमांड हिम टू कस्टडी और ग्रांट हिम बेल, अब कोर्ट दो चीजें करेगा, या तो उसको रिमांड कर ले, रख ले कस्टडी में, ठीक है, या फिर रिलीज कर दे बेल पे, दो ही ऑप्शंस बचते हैं। विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक, टू अपेयर ऑन द डेट विच इज फिक्स्ड फॉर हियरिंग, विद और विदाउट श्योरिटी कर सकते हैं, लेकिन जो भी है अगर रिलीज कर रहे हैं बेल पर तो जिस समय कोर्ट बुलाएगी उस समय प्रस्तुत होना होगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 कहता है आफ्टर हियरिंग इफ द कोर्ट ऑब्जर्व्स दैट ही हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व द कंडीशन, अगर हियरिंग के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये तो सच में इसने जो है कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, तो कोर्ट क्या करेगा, क्या कर सकता है, सेंटेंस कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो पहला तो सेंटेंस ही कर सकता है उसको, दूसरा क्या कर सकता है कि अगर फेलियर पहली बार हुआ है, अगर फेलियर पहली बार हुआ है, इफ द फेलियर इज फॉर द फर्स्ट टाइम इम्पोज अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ₹50, तो पेनल्टी इम्पोज करेंगे कितने की, 50 रुपए तक की कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो सेक्शन 9 में क्या बताया कि अगर किसी कोई ऑफेंडर है उसने कंडीशंस फुलफिल नहीं करी हैं बॉन्ड की, तो क्या किया जाएगा, अरेस्ट वारंट इशू किया जाएगा उसके खिलाफ, या फिर समन इशू किया जाएगा दोनों के खिलाफ, ऑफेंडर के खिलाफ और श्योरिटी के खिलाफ। क्यों इशू कर रहे हैं, ताकि उन्हें कोर्ट में बुलाया जा सके। अब कोर्ट में बुलाने के बाद कोर्ट क्या कर सकता है, कस्टडी में भी रिमांड कर सकता है और बेल भी ग्रांट कर सकता है। अगर बेल ग्रांट कर रहा है तो क्या होगा, तो बेल ग्रांट कर रहा है तो उसको बता देगा कि तुम्हें इस समय पर यहाँ पर जो तुम्हारी अगली हियरिंग होगी वहां पर तुम्हें प्रस्तुत होना है। दूसरी चीज ये कि हियरिंग के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लग जाता है कि भाई इसने तो सच में फुलफिल नहीं करी कंडीशन, तो सबसे पहला काम क्या कर सकता है कि सेंटेंस कर दे ओरिजिनल ऑफेंस के लिए, जिस चीज के लिए वो गिल्टी पाया गया था। दूसरा क्या कर सकता है, अगर फर्स्ट टाइम उसने फेल किया है, फर्स्ट टाइम वो नहीं कर पाया, कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाया, तो पेनल्टी उसके ऊपर लगाते, लेकिन 50 रुपए से अधिक पेनल्टी नहीं लगा सकते, ठीक। अब सेक्शन 10 क्या कहता है,
अच्छा नहीं, अभी यहाँ पर सबसेक्शन 4 हमारा छूट गया है। सबसेक्शन 4 कहता है इफ अ पेनल्टी इम्पोज्ड इन क्लॉज बी, अगर पेनल्टी इम्पोज कर दी गई, ये वाली पेनल्टी जो है ये इम्पोज कर दी गई और ये पेनल्टी भी नहीं भरी, तो फिर ओरिजिनल ऑफेंस जो है उसके लिए सेंटेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसेक्शन 4 कहता है कि तुमको पेनल्टी, फर्स्ट टाइम तुमने गलती करी, तुमको पेनल्टी लगा दी गई और पेनल्टी भी अगर तुमने नहीं भरी तो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 कहता है प्रोविजंस एज टू श्योरिटीज। अब श्योरिटीज को लेकर के कुछ प्रोविजंस के बारे में बताया गया है इसमें। आप सेक्शन 10 में अगर देखेंगे तो आपकी बेयर एक्ट में जो है वो नीचे सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं अमेंडमेंट के। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं अमेंडमेंट वाले, तो उसको काट करके रेड पेन से आप नए सेक्शंस जो है हमारे 1973 के सीआरपीसी के वो लिख सकते हैं। तो है क्या, सेक्शन 121, सेक्शन 123, सबसेक्शन 10, सेक्शन 124, 373, 446, 447, 448 एंड 449। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। सेक्शन 121, 123 सबसेक्शन 10, 124, 373, 446, 447, 448, 449, ये सब है सीआरपीसी के सेक्शंस नए वाले जो कि श्योरिटीज के सेक्शंस हैं। अप्लाई इन द केस ऑफ बॉन्ड्स एंड श्योरिटीज गिवन अंडर दिस एक्ट। सीआरपीसी के जो ये सेक्शंस हैं वो बॉन्ड्स और श्योरिटीज के केस में अप्लाई होंगे इस एक्ट में जो बताया गया है। इस सेक्शन में और कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन 11 पे। अब हमारा ज़्यादा कुछ पोर्शन बचा नहीं है, 18, 19 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बस हमें सेक्शन 17 तक देखना है, जो कि बहुत ज़्यादा अब हमारा काम नहीं बचा है। तो सेक्शन 11 भी कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करता है कि कौन सा कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है ये इस एक्ट के अंदर काम करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 11 हम देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 11 कहता है कोर्ट्स कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिविजन एंड पावर ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिविजन। क्या बता रहा है, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी बता रहा है कि इस एक्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस एक्ट के अंदर कौन सा कोर्ट ऑर्डर देगा, अपील और रिविजन की पावर किसके पास है। ठीक है, ये सारी चीजें कोर्ट सेक्शन 11 हमारा बता रहा है। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन है, एनी कोर्ट एम्पावर्ड ट्राई एंड सेंटेंस द ऑफेंडर। कोई भी कोर्ट जो है वो एम्पावर है उसको ट्राई करने के लिए, उसका ट्रायल चलाने के लिए या सेंटेंस करने के लिए, तो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है। हाई कोर्ट कॉम्पिटेंट है। एनी अदर कोर्ट व्हेन द केस कम्स बिफोर इट फॉर अपील और रिविजन। और अगर अपील और रिविजन के लिए किसी कोर्ट के पास कुछ आया है तो वो वाली कोर्ट भी है। तो एनी कोर्ट है सबसे पहले जो कि एम्पावर है किस चीज के लिए, ट्राई करने के लिए और सेंटेंस करने के लिए। दूसरा क्या है, हाई कोर्ट। और तीसरा अपील और रिविजन जो कोर्ट सुन सकती है वो कोर्ट भी। तो ये 3 कोर्ट हैं जो कि कॉम्पिटेंट है। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है जो कि 11 सब सेक्शन 2 में कही गई है, नो अपील शैल लाई ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 टू हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट नहीं लेके जा सकते अगर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर अगर आपको रिलीज किया गया है तो इसका अपील या रिविजन, आप अपील जो है वो नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपील की बात की, रिवीजन की बात नहीं की। अपील जो है आप नहीं लेकर के जा सकते हो हाई कोर्ट में। दूसरी बात क्या है इसमें, तीसरी बात हम कहेंगे, तीसरी बात क्या है इस सेक्शन में, आप सब सेक्शन वाइज पढ़ना, मैं सब सेक्शन नहीं बोल रही हूँ, जहाँ मुझे लगेगा जरूरी है वहां बता रही हूँ सिर्फ। ठीक है, 21 ईयर्स ऑफ एज ऑफ ऑफेंडर इज फाउंड गिल्टी एंड नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। 21 साल का ऑफेंडर है जिसको गिल्टी पाया गया है लेकिन उसको जो है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं दिया गया है। फॉर विच नो अपील लाई इन द कोर्ट में, और जिसके लिए कोई अपील भी लाई नहीं कर रही है, सो इन द कोर्ट में ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन, या तो खुद से सुओ मोटो कोर्ट कॉग्निजेंस ले ले किसी चीज का, और एप्लीकेशन मेड बाय कन्विक्टेड पर्सन और प्रोबेशन ऑफिसर, और या फिर इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो खुद एप्लीकेशन दे दे जिसको कन्विक्ट किया गया है, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर दे दे एप्लीकेशन। कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर। तो कोर्ट जो है वो बुलाएगी और एक रिकॉर्ड को एग्जामिन करेगी और ऑर्डर पास करेगी जो भी उन्हें लगेगा। 11 सबसेक्शन 3 में ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है कोर्ट अपना कौन सा पावर एक्सरसाइज कर रही है, रिविजन का पावर एक्सरसाइज कर रही है। भाई बुलाया एग्जामिन करने का मतलब क्या है, आप कोर्ट का रिविजन वाला जो पावर है वो एक्सरसाइज कर रही है, जो 11 सबसेक्शन 3 में बताया गया।
Now, appellate and high court in the exercise of its power of revision may set aside such order of section 3 and section 4. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो अपीलाट कोर्ट है जहाँ पर हम अपील अपनी फाइल करते हैं, और जो हाई कोर्ट है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है तो, ठीक है, उसे वो हटा सकते हैं, सेट असाइड कर सकते हैं। प्रोवाइजो ये है कि अपीलाट एंड हाई कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट दैन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट फॉर विच ऑफेंडर वॉज फाउंड गिल्टी। भाई हमने ये तो देख लिया कि सेट असाइड कर सकते हैं, लेकिन अब उसका क्या कि अपीलाट और हाई कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन गिल्टी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हायर कोर्ट है तो ये ज़्यादा पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट कर देंगे, नहीं। पनिशमेंट जितनी इन्फ्लिक्ट पहले की गई है लोअर कोर्ट में उतनी ही रहेगी। पनिशमेंट जितनी इन्फ्लिक्ट की गई है उससे ज़्यादा वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ध्यान रखना, बट जो ग्रेटर पनिशमेंट है वो नहीं कर सकते, ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 11। अब सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 भी बहुत आसान है। सेक्शन 12 बात करता है, सेक्शन 11 हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में इसमें, ठीक है। सेक्शन 12 कहता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। किसी भी पर्सन को अगर गिल्टी पाया गया है अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब किस चीज़ से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है? किसी भी एग्ज़ाम से। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो कहा जाता है कि अगर कोई केस चल रहा है आपके ऊपर, कोई कुछ है, तो आपको जो है आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। कोई भी ऑफेंडर है तो भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता। लेकिन सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर अगर किसी को रिलीज़ किया गया है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम दे सकता है, कुछ भी है XYZ, उसको किसी भी चीज़ से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। बट डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कब? इफ़ आफ्टर रिलीज अंडर सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 के अंडर उसको रिलीज़ किया गया, सब्सिक्वेंटली उसने क्या किया, बॉन्ड के जो है कंडीशंस फुलफिल नहीं किए, पेनल्टी नहीं दी वगैरह वगैरह, और तब उसको अगर ओरिजिनल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया तब जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तब उसको डिस्क्वालिफिकेशन सफ़र करना पड़ेगा। समझ में आया सेक्शन 12? अब सेक्शन 13, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें प्रोबेशन ऑफिसर्स के बारे में बताता है कि प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं ये हमें सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 13 क्या कहता है? अ पर्सन अपॉइंटेड और रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन अपॉइंट किया गया है या रिकग्नाइज किया गया है, अपॉइंटेड एंड रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसे हम प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। सबसे पहले तो ये। दूसरा क्या? रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसी सोसाइटी ने अगर रिकग्नाइज किया है, किसके बिहाफ पर? स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो ऐसे इंसान को भी हम प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। एक्सेप्शनल केस है एनी पर्सन हु द कोर्ट थिंक्स फिट इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको अपॉइंट या रिकग्नाइज नहीं किया गया है या फिर सोसाइटी ने रिकग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोर्ट समझती है कि ये पर्सन सक्षम है प्रोबेशन ऑफिसर के लिए, तो वो भी प्रोबेशन ऑफिसर कहलाएगा, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 2 says the court or the DM may at any time appoint any probation officer। किसको पावर दी गई? कोर्ट को एंड और DM को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी गई कि एनी टाइम आप जो है किसी भी प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ पर्सन नेम्ड इन द सुपरविजन ऑर्डर। सुपरविजन ऑर्डर जो पास किया गया है सबसे सेक्शन 4 में, अगर उस जगह पर आपको कोई प्रोबेशन ऑफिसर कभी भी अपॉइंट करना है तो आप कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकते हैं और DM कर सकता है, ठीक है। सबसेक्शन 3 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द DM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द ऑफेंडर फॉर दिस टाइम बीइंग रिसाइड्स। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ऑफेंडर रहता है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो सब ऑर्डिनेट होते हैं वो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं। मतलब जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो DM के ऑर्डर्स पर काम करते हैं। ये बात समझ में आई? जो प्रोबेशन ऑफिसर हैं वो DM के ऑर्डर के अंदर काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया जो है सेक्शन 13। ये कई बार पूछा जाता है कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, तो जिनको अपॉइंट या रिकग्नाइज किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट,
जिनको सोसाइटी रिकग्नाइज करती है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जिसको कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो एज अ प्रोबेशन ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है, सुपरविजन ऑर्डर को वगैरह वगैरह देखने के लिए, स्पेशल सर्कमस्टांस ऑफ द केस को देखने के लिए, तो वो भी प्रोबेशन ऑफिसर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन, मतलब ये सेक्शन 13, 14, 3, 4 ये सब तो पूछे ही जा सकते हैं, और सेक्शन 6 भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6, सेक्शन 11, ये सारी चीज़ें जो है मेंस के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी प्री के लिए तो आपको सारी सेक्शंस पढ़ने, उसमें तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते किस में से क्या आ जाएगा, लेकिन मेंस के लिए जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, अभी मैं लास्ट में बता दूंगी वो सेक्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। नहीं, सेक्शन 13 हम लोग पढ़ चुके हैं ना। सेक्शन 14 की बात करते हैं, जहाँ पे ड्यूटीज के बारे में बताया गया, प्रोबेशन ऑफिसर्स की क्या ड्यूटी होती है, और ये जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिख के आना है, ठीक है। सो सेक्शन 14 सबसे पहले तो है इसका कि इंक्वायर कर सकते हैं विद अ व्यू टू असिस्ट द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द सूटेबल मेथड ऑफ डीलिंग विद हिम एंड सबमिट्स रिपोर्ट। इंक्वायर कर सकते हैं किस चीज़ में, कि कोर्ट को हेल्प कर सकें, किस चीज़ के लिए हेल्प कर सकें, कि किस तरीके से आप ऑफेंडर से डील करो और फिर उसका रिपोर्ट सबमिट करो। सबसे पहले तो इंक्वायर करेंगे, ठीक है, और रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम तो इनका ये है। दूसरा क्या है, सुपरवाइज करेंगे प्रोबेशनर्स को, एंडेवर देम टू फाइंड सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। भाई सुपरविजन ऑर्डर पास कर रहे हैं तो उससे आप याद रख सकते हो कि सुपरवाइज करेंगे, ये तो इनका काम ही है सुपरवाइज करना, ठीक है। और क्या करेंगे, एंडेवर करेंगे, क्या करने के लिए, ढूंढने के सूटेबल एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए कहीं पर। इस चीज का भी जो जिम्मा होता है वो प्रोबेशन ऑफिसर के ऊपर होता है। तीसरी चीज, एडवाइस एंड असिस्ट ऑफेंडर्स फॉर द कॉम्पनसेशन एंड कॉस्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट। तो ये जो कॉम्पनसेशन और कॉस्ट का सेक्शन हम लोगों ने कौन सेक्शन में पढ़ा, सेक्शन 5 में, ठीक है। तो एडवाइस और असिस्ट करेंगे किस चीज के लिए, जो भी कॉस्ट और कॉम्पनसेशन कोर्ट ने लगाई है किस तरीके से भरा जाए, क्या किया जाए, वो प्रोबेशन ऑफिसर बताएंगे। एडवाइस और असिस्ट करेंगे अगर रिलीज कर दिया गया है अंडर सेक्शन 4, फिर से वही चीज है अंडर सेक्शन 4। इसको याद करना कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। और अगर कोई दूसरी ड्यूटीज अगर गवर्नमेंट कहती है तो वो दूसरी ड्यूटीज भी उनका परफॉर्म करने का ड्यूटी बन जाता है, ठीक है। अब सेक्शन 15, सेक्शन 15 भी बहुत ही आसान है, जो कि कहता है कि ये जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं हमारे, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। और पब्लिक सर्वेंट हमने कहाँ पढ़ा है, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होता है, सेक्शन 21 आईपीसी। तो यही कहता है कि ये जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं सेक्शन 21 आईपीसी के अंडर आते हैं, यानी पब्लिक सर्वेंट के अंडर आते हैं। उनको ऐसा माना जाएगा, डीम्ड टू बी, शैल बी डीम्ड। अब सेक्शन 16 क्या कह रहा है, सेक्शन 16 कह रहा है कि कोई भी ऐसा काम अगर गुड फेथ में किया गया है, कोई भी ऐसा काम अगर गुड फेथ में कोर्ट ने किया है, किसी जज ने किया है, किसी मैजिस्ट्रेट ने किया, तो उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किए जा सकते हैं, किसी भी सूट कोई भी उनके ऊपर फाइल नहीं किया जा सकता है। नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट और प्रोबेशन ऑफिसर वर्किंग इन गुड फेथ। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और जो है प्रोबेशन ऑफिसर के ऊपर कोई भी अगर उन्होंने गुड फेथ में काम किया है तो सूट या लीगल प्रोसीडिंग किसी भी तरीके की दायर नहीं करी जा सकती है, लेकिन वो काम जो है किसमें होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा लास्ट सेक्शन है जो कि हमें बताता है पावर टू मेक रूल्स। अब ये रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, ये हमें सेक्शन 17 बताता है, अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन। स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है किसके अप्रूवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। अब मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ ऐसे समझा दे रही हूँ, अपनी बैरक पैसे भी आप खोल के बैठे हो, आपको समझ में आ जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले क्या कर सकती है, अप्रूवल ले सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। रूल्स बनाने किस मुद्दे पर है ये भी जानना जरूरी है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, ड्यूटीज क्या क्या होंगी प्रोबेशन ऑफिसर की, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है देखना।
द कंडीशंस ऑन विच सोसाइटीज में बी रिकग्नाइज्ड, सोसाइटीज जो रिकग्नाइज, कौन सी सोसाइटीज हैं जो कि प्रोबेशन ऑफिसर को रिकग्नाइज कर रही हैं, जो कि प्रोबेशन ऑफिसर को एक तरीके से मैं कहूँगी अपॉइंट कर रही हैं, तो उन सोसाइटीज को भी रिकग्नाइज करना है, किन किन कंडीशंस पर उन सोसाइटीज को रिकग्नाइज किया जाएगा, तो इसका रूल भी कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। पेमेंट ऑफ रिन्यूमरेशन एंड एक्सपेंसेस, जो भी रिन्यूमरेशन और एक्सपेंसेस हैं प्रोबेशन ऑफिसर्स के मामले में वो, ठीक है। सब्सिडी टू सोसाइटी हु प्रोवाइड्स प्रोबेशन ऑफिसर, कौन सी सोसाइटी को सब्सिडी देनी है जो कि हमें प्रोबेशन ऑफिसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम डी वाला जो पॉइंट है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। जो पेमेंट ऑफ रिन्यूमरेशन वाला है जो कि क्लॉज डी में बताया गया है, द पेमेंट ऑफ रिन्यूमरेशन एंड एक्सपेंसेस टू प्रोबेशन ऑफिसर्स, जो भी पेमेंट, हाँ यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर्स के एक्सपेंसेस और रिन्यूमरेशन की बात करी गई है कि उनको क्या दिया जाएगा, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। कोई भी अगर दूसरा मैटर है, एनी अदर मैटर जो भी लगता है कि इस पर रूल्स बनना जरूरी है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है ऑन द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स जो हैं, all rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication and shall as soon as may be after they are made be laid before the state legislature, उनको state legislature के सामने present किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 17, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक सेक्शन से, मैं चाहती तो थी कि मैं इसको रिवीजन एक तरीके से करूं, लेकिन ये रिवीजन भी हो गया है और अब आपका वन शॉट में पूरा एक्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में आप लोग बता दूंगी कि इम्पॉर्टेंट कौन कौन से आपके सेक्शंस हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कौन से आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आपकी एनफोर्समेंट डेट, हर ही एक्ट की एनफोर्समेंट डेट इंपॉर्टेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने मिस कर दी वो ये कि एक्ट नंबर 20 है, गैस बताया नहीं बताया, मुझे लग रहा नहीं बताया, ये एक्ट नंबर 20 है 1958 का। एक्ट नंबर किसी भी एक्ट का इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इस एक्ट के बारे में बात नहीं हो रही, किसी भी एक्ट का एक्ट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज एक्ट नंबर 20 ऑफ 1958, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट है ये मेंस के लिए बता रहे हैं, यही प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्री के लिए तो आप कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते हो, सभी पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे सेक्शन सब थोड़ा बहुत ऊपर से भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 5 हमारा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 में कॉन्फिडेंशियल के बारे में बात करी गई है, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, श्योरिटीज के बारे में बताया गया है। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटेंसी, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के बारे में बता रहे हैं। सेक्शन 12 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। उसके बाद से फिर इम्पॉर्टेंट है आपका सेक्शन 13 इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 14 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 15 भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 15 इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 17 फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे जितने सेक्शंस, ये तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, एकदम कॉन्सेप्ट में जाकर के आपको इन सेक्शंस को पढ़ना है। जान रहे हो सारे सेक्शंस बड़े बड़े सेक्शंस हैं, ठीक है, तो ये सारे सेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, बाकी आप प्री के हिसाब से बाकी सारे सेक्शंस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे ही सेक्शंस, पूरा एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।